चलो बाबूजी, आओ एमसीक्यू की हो रही है शुरुआत। करते हैं बेहतरीन बेहतरीन काम। और पहला क्वेश्चन आपकी नजर रख रहा हूं। हम किसी रेस में नहीं हैं और हम आपको बताना चाहते हैं ये सारे एमसीक्यू हम अपने एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर देंगे विद द आंसर्स। तो आपको जब सही लगे तब आप इन एमसीक्यूज को देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो। चलो भैया चलो, आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल इशू। सर आज के जो ये एमसीक्यू करा रहे हो ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो मैं बताना चाहता हूं ये एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको परेशान कर रहे होंगे। माइक्रो के क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर डाले हैं जिसमें हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, एमटीपी के क्वेश्चंस हैं। तो काफी बढ़िया सलाद बनाई है मैंने आपकी। जैसे बोलते हैं सैलेड खाना अच्छा होता है, वो सैलेड लेकर आया हूं मैं आपके लिए। ठीक है ना मेरी जान? आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल इशू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। नॉट पूछा है। एक तो लड़कियों को ना सुनने की आदत नहीं होती है, वो ना सुनी नहीं पा रही भाई साहब, तो ना पूछा है नॉट। चलो भैया, हाउ शुड द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री फाइट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को फाइट करना तो मैक्रो इकोनॉमी का हिस्सा है, ये तो होता है। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई एंड परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है भाई। हाउ डू टैक्स चेंजेस इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स बाइंग चॉइस। टैक्सेस से कंज्यूमर की बाइंग चॉइस माइक्रो अप्रोच है और ये सेंट्रल इशू नहीं है, इसका सी पार्ट है। सब बच्चों ने सी सही जवाब। क्या बात है दीपेश चौधरी, क्या बात है यार, तुम तो दिल जीत ले यार। खुशी यादव, पलक अग्रवाल, क्या बात है, खूब भालो छे, खूब भालो। क्या क्वेश्चन करते रहे तुम। आओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेज ऑफ। भाई याद करो, फ्रीडम मिलती है वो इकोनॉमी होती थी जहां पर कंज्यूमर के पास चॉइस होती थी कि तुम ये वाला कोट पहन सकते हो या ये वाला कोट पहन सकते हो या ये वाला कोट पहन सकते हो, जो मर्जी आए वो कोट खरीद लो। मतलब कंज्यूमर फ्री था, जहां मर्जी चाहे नौकरी कर सकता था। कौन सी इकोनॉमी होती है सर? एक तो यार ये गलत तरह से रख लिया, बीवी मारेगी अलग। ओ ओ हाँ, चलो भैया चलो, कौन सी इकोनॉमी होती थी वो? सर वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती थी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते थे उसको, आपको इतना सा भी नहीं पता? अच्छा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक और नाम होता है, बताओ जरा कमेंट में लिखकर। चैट में जल्दी से सारे बच्चे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम लिखकर बताओ। चलो भैया चलो, बताओ बताओ बताओ। रौनक आ जाओ, ले जाओ यार, ऐसी क्या बात है। कैपिटलिस्ट का दूसरा दूसरा नाम? अरे दिन भर यहीं रहते हैं इसीलिए कपड़े भी यही, सफाई भी यही, शॉपिंग भी यही, सब कुछ यही। मार्केट इकोनॉमी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसका आंसर हो गया कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, क्या बात है। फ्री मार्केट, मार्केट इकोनॉमी, क्या बात। सारे बच्चे इतना बेहतरीन बेहतरीन जवाब दे रहे हैं यार। अब ये वीडियो उन तक शेयर कर दो जो बच्चे पहले अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन जनवरी 25 क्लियर करने वाले हैं मालिक। सबको बुला डालो। आओ क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। मार्शलियन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन। अरे कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या पढ़े थे, किस थ्योरी पर बेस्ड है? आओ जरा। क्या बात है, क्या बात है। पहला क्वेश्चन, हाइपोथेसिस ऑफ एडिटिव यूटिलिटीज। एडिशन, एडिटिव यूटिलिटीज मतलब एडिशन ऑफ यूटिलिटीज के ऊपर फोकस करता है, बिल्कुल करता है, ये तो सच बात है। हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज, इंडिपेंडेंट सेटिस्फैक्शन के ऊपर भी था। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी। क्या बात, सब बच्चे तनिष्का क्या जवाब दिया यार। अच्छा स्त्री बढ़ा लो क्वालिटी, ऐसी क्या बात है। आओ भैया फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि रीजनिंग असर्शन वाले जब क्वेश्चन आते हैं, सर मुझे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता है। सर मैं बिल्कुल, मेरा टेस्ट खराब हो जाता है मुंह का जब भी रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी खराब टेस्ट वाले क्वेश्चन भी करने चाहिए मालिक। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भैया 394 स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ के हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। अगले 7 दिनों के अंदर
मचा देंगे यार, इतने सारे क्वेश्चन करेंगे, इतना डिटेल में जाएंगे, मजा ही आ जाएगा। असर्शन, असर्शन मतलब स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इन द शॉर्ट रन अ प्रोड्यूसर ऑपरेट्स ओनली इन सेकेंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वेयर एपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज डिक्लाइनिंग। सबसे पहले तो तुम मुझे यह बताओ यहां पर कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है? प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर तुमने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की सेकंड स्टेज के बारे में बात कर रहा है। सेकंड स्टेज में क्या होता था? टीपी मैक्सिमम होता था, एपी फॉल होता था, एमपी 0 पहुंच जाता था, याद है ना वो बात? आओ 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 सर, याद तो नहीं है लेकिन जिस स्पीड से आप बता रहे हैं मजा आ रहा है, आओ मजा लेते चलो। इन स्टेज 1 एंड स्टेज 3 मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर रिस्पेक्टिवली आर नेगेटिव। क्या पहले स्टेज में एमपी नेगेटिव होता है? जल्दी से बताओ। इन स्टेज 1, स्टेज 2 मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर रिस्पेक्टिवली आर नेगेटिव। बताओ भाई, इसका आंसर उठा दो भाई सब लोग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब कौन सा लग रहा है? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी ठीक तो लग रहा है। अब क्या बोला? इन स्टेज 1 एंड स्टेज 3 एमपी ऑफ द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल फैक्टर्स रिस्पेक्टिवली आर नेगेटिव। फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर रिस्पेक्टिवली आर नेगेटिव। कुछ तो मिसिंग है बाबू। थर्ड स्टेज में तो एमपी नेगेटिव होता है, ये तो पता है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो भैया बताओ, चलो भैया बच्चों। चलो भैया, मेरे हिसाब से जितना क्वेश्चन हम लोग गेज कर पा रहे हैं, जितना हम क्वेश्चन गेज कर पा रहे हैं, मैं तुमको थोड़ी सी यादें ताजा करवा दूं। और क्वेश्चन में बस एक बात नई यहां पर लिख दी है। इन स्टेज 1 एंड स्टेज 3 मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल फैक्टर्स रिस्पेक्टिवली आर नेगेटिव। वेरिएबल फैक्टर्स का थर्ड स्टेज में तो नेगेटिव होता है। इसका आंसर तो बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगेन तुम लोग चैट सेक्शन में बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जरूर है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर बी होना चाहिए। इन स्टेज 1 एंड स्टेज 3 मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स रिस्पेक्टिवली आर नेगेटिव। मतलब स्टेज 1 में फिक्स की बात कर रहा है, स्टेज 3 में वेरिएबल फैक्टर्स की बात कर रहा है। बात देखना, क्वेश्चन में अगर ये फिक्स ना लिखा होता कोई दिक्कत ही नहीं थी, बड़ा आसान क्वेश्चन था। तब तो हम लोग बोल देते ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। यहां पर फिक्स फैक्टर्स के बारे में भी बात कर रहा है ना। फिक्स फैक्टर्स तो अगली स्टेज में कम ही होते चले जाएंगे, इसलिए आंसर मेरे को बी लग रहा है। बाकी आप लोग चैट पे कंफर्म करेंगे, कमेंट में कंफर्म करेंगे और मजा आएगा। यह बढ़िया क्वेश्चन था। आओ भैया क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते। एक बच्चा बोला असर्शन रीजनिंग देखकर छोड़ने का मन करता है। भैया आखिरी ऑप्शन रखना असर्शन रीजनिंग के लिए, क्योंकि जो तुमको लगता है सही है वो साला कभी सच में लगता ही नहीं कि सही होगा। असर्शन रीजनिंग में फंसाने की बात आएगी ही आएगी, लेकिन क्या दिक्कत है, जब तक 100% श्योर नहीं होंगे नहीं टिक करेंगे। भाई जिंदगी में यह पता होना चाहिए कि गाड़ी से कब उतरना है, ठीक है ना। आओ भाई 5th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा गलत है, गलत कौन सा है? फॉल्स की बात हो रही है मेरी जान। द वेरी लॉन्ग रन फोकसेस ऑन द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये तो सही बात है, ट्रू है। इन द वेरी लॉन्ग रन प्रोडक्टिव कैपेसिटी अज्यूम टू बी गिवन, ठीक है। इन द वेरी शॉर्ट रन शिफ्ट्स इन एग्रीगेट डिटरमाइन हाउ मच आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, ये भी बात ठीक लग रही है। फ्लक्चुएशंस इन द रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर इंपॉर्टेंट लॉन्ग रन इश्यूज। सबसे पहले तो बताओ ये किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है?
जल्दी से बताओ, तुमको लग रहा है ना थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं भाई। फॉल्स पूछा है। सबसे पहले तो बताओ ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? मैं ऑप्शन बता रहा हूं, अब चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक का ही है। क्या बात है तनिष्का, बहुत बढ़िया। किस चैप्टर का क्वेश्चन है? लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, कहां पढ़ा था? चैप्टर नंबर 3 और 4 में सर कंफ्यूजन है। चैप्टर नंबर 4 में तो सर हम लोगों ने मार्केट पढ़ी थी, मार्केट के बारे में तो बात नहीं कर रहा है। शॉर्ट रन लॉन्ग रन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, प्रोडक्शन में, कॉस्ट में, वहां से आया है क्वेश्चन। चलो भैया फिर से देखो ये क्वेश्चन, कौन सा गलत स्टेटमेंट है यहां पर हम बात कर रहे हैं। द वेरी लॉन्ग रन फोकसेस ऑन द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, बिल्कुल सही बात। प्रोडक्टिव कैपेसिटी प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर की बात पूछ रहा है। इन द वेरी लॉन्ग रन प्रोडक्टिव कैपेसिटी अज्यूम टू बी गिवन, ये भी बात बिल्कुल सही है, ट्रू। इन द वेरी शॉर्ट रन शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड, शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइन हाउ मच आउटपुट इज प्रोड्यूस, यस सही बात है। डिमांड डिसाइड करता है कि सप्लाई को कितना प्रोड्यूस करना है। फ्लक्चुएशंस इन द रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर इंपॉर्टेंट लॉन्ग रन इश्यूज, लॉन्ग रन में इन सब की बात होती ही नहीं है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यस स्पर्श भाई बिल्कुल सही है। जितने बच्चों ने इसका ऑप्शन डी बताया है बिल्कुल ठीक बताया है, और जिन बच्चों को लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो सर कहां से लेके आए हैं आप, भैया इंपॉर्टेंट है तभी ना करा रहे हैं, अच्छे नहीं होते तो क्यों लेकर आते तुम्हारे लिए। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आओ, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आओ मेरे भाई। 6, द प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द कॉस्ट लाइन इज। अब यार अगेन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के ऊपर ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा द प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द कॉस्ट लाइन किस जगह होता है। आइसो कॉस्ट वाला और आइसो कॉन्ट वाला डायग्राम याद है ना तुमको? आइसो कॉस्ट आइसो कॉन्ट वाला डायग्राम याद है, मैंने बनवाया भी था क्लास के अंदर, नहीं याद है आपकी मॉड्यूल के अंदर दे भी रखा है सीधा सीधा। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ रहे, वेरी गुड सक्षम भैया। टेंजेंट, यस, जहां पर आइसोकॉन्ट, जहां पर कॉस्ट लाइन, टेंजेंट, बिल्कुल टेंजेंट, यस यस बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 टेंजेंट वाले पॉइंट पर ही हम कंसिडर करते हैं। कोई बच्चा इसका डायग्राम याद करके बना सकता है क्या इस समय, इसका डायग्राम कैसे था? कॉस्ट लाइंस थी, फिर कर्व बनाते थे, एक पॉइंट पर टेंजेंट होता था, वहां पे मिनिमम कॉस्ट होती थी, वहां पर बोलते थे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। एग्जैक्टली चलो बहुत बढ़िया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7th 8th और 9th के ऊपर मेरी जान। क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ। पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा स्त्री, बहुत बढ़िया, चलो शाबाश शाबाश शाबाश। अगर कंसेप्ट में कहीं से भी दिक्कत आ रही है मैराथन देख लो, तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एन इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर। अगेन ये किस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया? चैप्टर नंबर 4 से। इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर से कौन सी बात सही लिखी है? एक तो परफेक्ट था, एक इम्परफेक्ट था, ठीक है ना। आओ भाई देखो, पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट हैव लिटिल और नो कंट्रोल ओवर आउटकम इन द मार्केट। मतलब जो उसकी मार्केट में जो फर्म्स हैं उनके पास कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है। कंज्यूमर सरप्लस इज मैक्सिमाइज्ड, द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस में लीड टू लॉट ऑफ नेट बेनिफिट फॉर सोसाइटी। इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर इंक्लूड मोनोपोलीज बट नॉट कार्टल्स। मतलब अगर इसको चैप्टर नंबर 4 और 3 का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डाला हुआ है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर है हम लोग, आओ जरा देखते हैं। अच्छा नेहा, ऑलराइट प्रिया, आओ जरा देखते हैं। इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर्स इंक्लूड मोनोपोलीज बट नॉट कार्टल्स। एक बच्चा क्या बोल रहा है? हाँ बिल्कुल दीक्षा हो सकते हैं यार। पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट्स हैव लिटिल और नो कंट्रोल ओवर द आउटकम इन द मार्केट। कंज्यूमर सरप्लस इज मैक्सिमाइज। क्या इस क्वेश्चन का आंसर बन कैसे रहा है?
चलो भाई देखते हैं। पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट हैव लिटिल और नो कंट्रोल ओवर आउटकम इन द मार्केट। ये आंसर भी थोड़ा बहुत तक ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस इज मैक्सिमाइज्ड। सरप्लस फॉलोइंग इज ट्रू। कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर भी कोई बात नहीं होती है, ये भी डाइसी लग रहा है। द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस may lead to a loss of net benefit for society. Maximization of producer surplus may lead to a loss of net benefit. ये बिल्कुल ठीक बात है। आंसर इसका सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर प्रोड्यूसर को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर या सोसाइटी का एज अ लॉस होगा। अरे यही कर रखा है बेटा। अब कुछ बच्चे बोले इसका डी आंसर भी हो सकता है। इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर इंक्लूड्स मोनोपोलीज बट नॉट कार्टेल्स। इम्परफेक्ट के अंदर तो बाकी सारी आ जाएंगी, परफेक्ट को छोड़कर। तुम लोग मोनोपोलिस्टिक तक उसको केवल कंक्लूड मत करो। तो डी तो ठीक है यार। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो इसका कहीं ना कहीं ए पार्ट का जो ऑप्शन है ना, ये भी बड़ा क्लोज है। तो अगेन मेरे हिसाब से सी ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर सी नहीं होता तो मैं ए ऑप्शन टिक करके आता। आओ भाई 8th क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। 8th क्वेश्चन पर आते हैं। 8th 9th एंड 10th। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कॉन्स्टिट्यूट्स। मोनोपोलिस्टिक की बात कर रहा है जहां पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते थे। याद करो, एग्जांपल देकर पढ़ाया था कि पेप्सोडेंट अलग है, कोलगेट अलग है। याद है ना वो बात? हाँ आएगा बेटा, बिकॉज बैकग्राउंड वाइट है इसलिए। उसके भी कराएंगे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसी क्या बात कर रहे हो? आओ जरा देखो। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कंसिडर सिंगल फर्म प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। सिंगल फर्म तो मोनोपोली होता है। मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। अरे ये क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता, डिफरेंशिएटेड सब्स्टिट्यूट्स होता है। तो सी ऑप्शन। ये सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया यार। सारे के सारे बच्चे सही दे दिए। अब जो बच्चे बी बोल रहे फालतू, भाई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मतलब होमोजीनियस हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा डिफरेंशिएटेड सब्स्टिट्यूट्स। एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है लेकिन डिफरेंशिएटेड है। जैसे बोलते नहीं है मेरे टूथपेस्ट में नमक है, मेरे टूथपेस्ट में जड़ी बूटी है, मेरे टूथपेस्ट में नींबू का रस है। तो है तो सब्स्टिट्यूट लेकिन डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड उसका कीवर्ड था मोनोपोलिस्टिक का। ठीक है ना बाबू? आओ भैया क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ। अ मोनोपोलिस्ट इज एबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। A monopolist is able to maximize his profit. चलो अभी आओ क्वेश्चन देख रहे हैं। मोनोपोलिस्ट इज एबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। अरे मैक्सिमाइज प्रॉफिट कहां पर होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब एमआर इक्वल टू एमसी होता था। आओ भैया पहला, हिज आउटपुट इज मैक्सिमम, ही चार्जेस हाई प्राइस, हिज एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। नहीं, हिज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। 9th का ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल सही। सारे बच्चे ने सही दिया 9th का डी, सारे बच्चे। ओ हो क्या बात है। ओ स्त्री कल आना यार तुम, कोई दिक्कत नहीं। क्या झन्नाड़ेदार आंसर दिए सब बच्चों ने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल ओनली इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट विच द टोटल मार्केट हैज बीन डिवाइडेड। आहा, ये हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ये रंग एकदम बेहतरीन मॉड्यूल का क्वेश्चन है। पहली बात तो ये बताओ, ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है, ये किस मार्केट की बात है? ये बात होती है मोनोपोली की। याद है ना, मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 2 मार्केट्स के अंदर बताया गया था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता था? अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करती थी फर्म्स। तो एक सब मार्केट की इलास्टिसिटी अलग होती थी, दूसरे की इलास्टिसिटी अलग होती थी। ये वो केस है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इट इज डिफरेंट। यस, पॉइंट बी इज करेक्ट। क्या बात है। हाँ भाई हाँ, क्या बात है। सब बच्चों को समझ में आ गया। अब जल्दी से अपना 10 में से स्कोर बताओ। 10 में से कितना स्कोर आया आपका? राइट, गिव योर सेल्फ +1 फॉर एवरी राइट आंसर एंड -0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। सब बच्चे पहाड़ी जल्दी से स्कोर बताओ। बताओ भाई बताओ, स्कोर बताओ।
10 में से कितना स्कोर आया है टू ऑल द स्टूडेंट स्टडिंग करेंटली? शानदार नंदनी, क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन बेहतरीन। इन केस इफ यू हैव स्कोर्ड 6 या 7 से ऊपर तो यू हैव स्कोर्ड रियली रियली गुड। अच्छा यादव जी, एक बच्चा बोला इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन तो आएंगे यार, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे मेरी जान। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 11 12 लगाते हैं। लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। आ जाओ एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 11। बाय वे ऑफ एन ऑप्टिमल चॉइस कंज्यूमर टेंड्स टू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आते हैं। बाय वे ऑफ एन ऑप्टिमल चॉइस, ऑप्टिमल मतलब करेक्टेड चॉइस, सही सही चॉइस। अ कंज्यूमर टेंड्स टू, कंज्यूमर क्या चाहता है? टू सेव मनी, टू परचेज लार्ज क्वांटिटी, मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हाँ, कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते समय यह सोचता है कि मेरा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो और मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस को वो सूट भी करे, तो इसलिए डी सही है। बहुत सारे बच्चे इसमें सी पर टिक मार देते, आउट ऑफ क्यूरोसिटी वो सी पर आंसर लगा के आते, गड़बड़ हो जाता। डी इज मच मोर सेंसिबल एंड अ करेक्टेड आंसर। ठीक है मनन, बहुत बढ़िया। आओ क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं। विच द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गुड्स हैव इन इलास्टिक डिमांड? इन इलास्टिक डिमांड आप समझते हैं ना, ईडी इज लेस देन 1, सॉल्ट, स्मार्टफोन, सॉल्ट इज नेसेसिटी, स्मार्टफोन एंड ब्रांडेड लिपस्टिक, स्कूल यूनिफॉर्म, ब्रांडेड गॉगल्स एंड स्मार्टफोन। इन इलास्टिक डिमांड लेस देन 1 मतलब इसकी डिमांड फ्लक्चुएट नहीं होगी। सॉल्ट, स्कूल यूनिफॉर्म, मेडिसिन, क्या बात है, मेडिसिन, ब्रांडेड। ओहो, इसका आंसर तो सारे बच्चे गांव गांव में शोर है, ये वाला क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे। 12th का आंसर हो जाएगा सी, नेसेसरी प्रोडक्ट होता है, तो भैया हमारी डिमांड इनइलास्टिक होती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है मेरी जान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रंजना, बहुत बढ़िया आयुष, बहुत बढ़िया। एक बच्चा बोला इसके नोट्स कहां मिलेंगे? मैं एप्लीकेशन के ऊपर, हमारा जो एप्लीकेशन है विश्वासी का, डाउनलोड कर लो, उसके फ्री स्टडी मटेरियल कंटेंट में डाल दूंगा आफ्टर द क्लास। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। A consumer's preference are monotonic if and only if between two bundles the consumer prefers the bundle which has, ओहो, एक कंज्यूमर को चाहिए क्या? कंज्यूमर को चाहिए क्या बताओ? मोर ऑफ वन ऑफ द गुड्स, मोर ऑफ वन ऑफ द गुड्स, लेस ऑफ एटलीस्ट वन गुड। लेस तो चाहिए ही नहीं होता है कंज्यूमर को, ये तो बी तो बिल्कुल हटा दो। मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स एंड लेस ऑफ अदर गुड्स। भाई मोनोटॉनिक प्रेफर, देखो एक 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 आदमी क्या होता है, कहता है हमारे पास जो है वो कम मत करो, और बताओ कितना दे सकते हो, और बताओ कितना दे सकते हो। मतलब इसका आंसर क्या है? डी पार्ट, मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड। कुछ कम नहीं होना चाहिए, बढ़ा दो जितना बढ़ा सकते हो। सारा बच्चा सही जवाब दे रहा है यार, ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं मेरे सामने यार, 365 बच्चे। ओहो, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर आते हैं मेरी जान। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 आपके कदमों में पेश कर रहे हैं। इरशाद बोलिए, इरशाद। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन से एवरीबॉडी। द क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाइड विल डिक्रीज, द क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाइड विल डिक्रीज if imports into the United States increases। अगर import into the United States बढ़ेगा, import करेगा United States, तो quantity of dollar supplied will decrease। नॉट ये, मुझे तो नहीं लग रहा अगर import कर रहा है तो डॉलर और प्रिंट करने पड़ेंगे पैसा देने के लिए, ये तो गलत हो गया। सप्लाई डिक्रीज कैसे होगी? देखो सप्लाई डिक्रीज तभी होगी कि जब वहां की इकोनॉमी में गड़बड़ हो, वहां का
माल कोई खरीदना चाहता हो, वहां के लोग कुछ ना खरीद पाते हो, तो द एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट फॉल्स, एक्सचेंज रेट अगर फॉल हो जाएगा तब लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, ये भी गलत है इसका आंसर। द इंटरेस्ट रेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉल, अगर इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो और ज्यादा डॉलर्स की डिमांड होगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, ये भी गलत हो गया। फ्यूअर यूएस रेसिडेंट्स ट्रेवल अब्रॉड, अगर कम रेसिडेंट्स ट्रेवल करेंगे अब्रॉड तो कम डॉलर लेकर आएंगे, ये बात सही है, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन एकदम बिंगो आंसर है। जब यूएसए का आदमी विदेश ट्रेवल कम करेगा अपने साथ डॉलर लेकर कमाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी भाई, ये सही जवाब है। आओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। डैश इज कंसर्न विद वेलफेयर प्रोपोजिशन, वेलफेयर के बारे में बात कौन करता है? डैश इज कंसर्न विद वेलफेयर प्रोपोजिशन। अब देखो, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोगों ने आपको एकदम अच्छे से बताया, ठीक है ना। पॉजिटिव क्या होती थी? पॉजिटिव होती थी जो चेक कर सकते हो, फैक्ट चेक हो जाता था। नॉर्मेटिव में हम सजेशन बताते हैं, लोगों को बोलते हैं भाई ये कर लो तो और अच्छा हो जाएगा, पढ़ लो तो पास हो जाओगे, क्वेश्चन कर लो तो पास हो जाओगे, सजेशंस ought to what not ought to। ओहो बिल्कुल सही, इसलिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द करेक्ट आंसर। यस, 15 का ए, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन था भाई, सारे बच्चों ने छक्के मार दिए, क्या बात है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ज्यादा क्वेश्चन अप्लाई करके पढ़ना जरूरी है। बाकी एमसीक्यूज तो मैं आपको शेयर कर ही दूंगा सारे के सारे यार एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है ना भाई। आओ जरा देखते हैं। इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इनकम इलास्टिसिटी के बारे में बात कर रहा है। द कमोडिटी इज, इनकम इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। आराम से बता दो मेरी जान, ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, यस। ऑलराइट प्रिया, ओके माही, ओके नेहा। भाई इनकम इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 लग्जरी का केस था, याद है ना। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी हम लोगों ने पढ़ा है, डिमांड का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर भर भर के इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। यस गुलशन, बहुत बढ़िया, सब बच्चे बोल रहे हैं बी एकदम चिंटू आंसर, ऐसा चिंटू कैंडी क्वेश्चन है ये। आप क्या सर, आओ भैया आओ, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब तुम ये मत गेस करो क्वेश्चन कहां से है, तुम ये देख लो कि अच्छे हैं क्वेश्चन, चलो खा लेते हैं, ऐसी क्या बात है। बिल्कुल फास्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बेटा, 17 क्वेश्चन पर देखते हैं। हाँ भाई, इफ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स अनचेंज्ड एज इट इज प्राइस चेंजेस, क्या बोल रहा है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज्ड, द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ये कौन सा केस है? डिमांड चेंज नहीं हो रही है, ये क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक, ES इक्वल टू 0, ED इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। अब किसी बच्चे को अगर ये आंसर नहीं पता था तो गड़बड़ वाली बात है। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, डिमांड कांस्टेंट है बाबू, प्राइस जितना भी चेंज हो जाए, ये क्या है? समझ आया ना भाई। आओ क्वेश्चन नंबर 18 देखो। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स, इनकम इलास्टिसिटी क्या मेजर करता है? तुमको पता है, इनकम के चेंज होने से डिमांड पर जो चेंज आता है उसको मेजर करता है। आओ जरा देखते हैं। द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन प्राइस, इसको तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन इनकम, यस, डिमांड में चेंज टू चेंज इन इनकम। भाई क्वेश्चन नंबर 18 का बी आंसर एकदम फिसड्डी क्वेश्चन था यार, ये एकदम चिंटू ही क्वेश्चन था, क्या बात है। चलो बाबू चलो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आ जाओ भाई। विच द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस, लड़कियों नॉट लिखा है, ना सुनने की आदत डाले थोड़ी सी, नॉट इन्फ्लुएंस। चलो बच्चे पाड़ी, विच द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस सप्लाई, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो सप्लाई को बिल्कुल छेड़ता नहीं? प्रोडक्शन कॉस्ट,
होता है, इफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट सप्लाई को बढ़ा देता है, बिल्कुल सही। प्राइस ऑफ इनपुट कंज्यूमर्स प्रेफरेंस ये नहीं करता है। डी ऑप्शन है ऑड वन आउट। क्या बात है। एक बच्चा बोला ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो मजा आ जाए। अरे मजा आएगी, सबसे ज्यादा मेरे बच्चे इकोनॉमिक्स में मार्क्स लेकर आएंगे, तुम देखना। एग्जाम हॉल के बाहर निकलोगे, बोलोगे वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। सर मेरे साथ पता है क्या होता है? कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो स्टार्टिंग में 25, 30, 40 एमसीक्यू तक तो बिल्कुल एकदम मन लगाकर एमसीक्यूज को रीड करते हैं और अटेम्प्ट भी करते हैं, लेकिन जैसे ही एमसीक्यू 40 के ऊपर होते हैं वो धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज हो जाता है। ठीक है ना? हो गया स्नेहा। चलो भैया, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन। अगेन नॉट है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, देखो इस बार मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आई कैन नॉट बी स्टीरियोटाइप्ड। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर तुमको याद है ना, जिस समय टीपी बढ़ता था, एपी बढ़ता था, एमपी बढ़ने वाली पहली स्टेज। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर होगा, लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। भाई देखो, इसका आंसर क्या है? भाई देखो, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर होता है, बिल्कुल होता है। लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर भी लिमिट होता है, बिल्कुल ठीक। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। किसका, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर डी लग रहा है यार। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एफिशिएंसी तो बढ़ी रहती है, बिल्कुल ठीक बात है। डी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है इसका। फिर भी एक बार इसको क्रॉस टैली कर लेंगे। डी ऑप्शन ठीक लग रहा है। डी काफी रिलेटेबल लग रहा है। एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। करेक्ट है, करेक्ट। चलो जल्दी जल्दी बताओ भाई, स्कोर बताओ अपना, कितना स्कोर आया? सारे बच्चे स्कोर बताओ। लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर भी कर सकते। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन। अरे क्वेश्चन ट्रिकी है भाई, गड़बड़ होगा आंसर इसमें। कर लिया? ओके, इसका आंसर लिमिटेशन ऑफ अ फिक्स फैक्टर। चलो भाई, ये क्वेश्चन एक बढ़िया है, इसका मैं कमेंट सेक्शन में भी इसको क्रॉस टैली करके बताऊंगा। सर क्या टीचर से भी क्वेश्चन गलत हो सकता है? भगवान है क्या? अगर गलती ना माने तो गड़बड़, इंसानी है भाई। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर डाइसी लग सकता है तो उसको रीचेक करके बताने में गलती क्या है? ठीक है ना भाई? मेरे हिसाब से इसका आंसर लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर ज्यादा सही लग रहा है। थोड़ा करेक्ट कर लो भैया इसको। मुझे लगता है लिमिटेशन ऑफ अ फिक्स फैक्टर इसका जवाब होना चाहिए। अब जरा मैं इसको वापस से, इसको अगर दूसरी तरीके से समझाऊं, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अगर मान लो यहां पर 3 मशीनरीज हैं, सारे के सारे बच्चे एक बार फिर से देख लो। बी इज द करेक्ट आंसर। भाई देखो, अगर हम यहां पर 3 मशीनरी लगाएं, दिस इज मशीनरी नंबर 1, दिस इज मशीनरी नंबर 2, दिस इज मशीनरी नंबर 3, ये फिक्स फैक्टर हो गए। इसके ऊपर एक एक वेरिएबल फैक्टर लगा दिया तो तीनों लोगों के ऊपर हमने सारे फैक्टर्स को, सारे रिसोर्सेस को अच्छे से इस्तेमाल किया। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, ये वाला पॉइंट हो गया। लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर क्यों हो गया? बिकॉज हमारे शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर लिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से ये रीजन नहीं है। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर।
हाँ, आप सब कोई बी बोलेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल ठीक। बी ऑप्शन इज द बिंगो आंसर। आओ भाई 21 पर आते। अभी क्लियर हो गया क्वेश्चन बाबू बच्चा, अभी क्लियर है। 21 पर आते हैं, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब बताओ इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट क्या था, जहां से स्लोप चेंज होता था टीपी का, ये होता था ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है कि नहीं भाई? चलो भैया, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। इन्फ्लेक्शन पर एमपी मैक्सिमम होता था। याद करो, जब मैं डायग्राम बनाकर आपको सिखाता था, मैं आपको फिर से बनाकर दिखा देता हूं, देख लो तुम, याद आ जाएगा तुम्हें। ये टीपी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहां पर, इस जगह पर एमपी मैक्सिमम होता था। एमपी इज मैक्सिमम। 21 का सी इज करेक्ट आंसर। यस, 21 का सी इज करेक्ट आंसर। अब देखो आंसर कितना डायग्राम से रिलेट हो जाता है, ये आपको पता चल रहा है। ठीक है ना बच्चे पहाड़ी? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। द कॉस्ट विच इज नेवर जीरो इवन व्हेन प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड। कौन सी कॉस्ट कभी भी जीरो हो ही नहीं सकती है, चाहे प्रोडक्शन बंद कर दो। हाँ बिल्कुल ठीक है सुकून भाई, ऐसी कॉस्ट जो कभी भी जीरो हो ही नहीं सकती है, चाहे प्रोडक्शन बंद कर दो। फिक्स कॉस्ट होता था वो, जल्दी बताओ मेरी जान। सप्लीमेंट्री कॉस्ट, यस एग्जैक्टली। क्या बात है सब बच्चे, बहुत बढ़िया। अब एक बच्चा बोला है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है पता नहीं क्या तुमको? जो बाहर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करते हैं, बाहर से फैक्टर प्रोडक्शन नहीं हायर करेंगे। द कॉस्ट विच इज नेवर जीरो इवन व्हेन द प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड, इसका आंसर है सप्लीमेंट्री कॉस्ट। हाँ हर्ष भाई बिल्कुल। सब बच्चों को क्लियर? प्लीज स्पैम मत करो, मेरे को ब्लॉक करना पड़ रहा है बार बार। ठीक है ना भाई? सप्लीमेंट्री कॉस्ट को क्या बोल सकते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, ये सारी चीजें। ठीक है बहुत बढ़िया। मतलब ये आउटपुट चेंज होने से चेंज नहीं होती थी, समवॉट फिक्स होती हैं, इसलिए सप्लीमेंट्री कॉस्ट को यहां पर लिया गया है। आओ क्वेश्चन नंबर 23 पर आओ। इफ द मोनोपोलिस्ट इनकर लॉसेस इन द शॉर्ट रन देन इन द लॉन्ग रन। अब मोनोपोलिस्ट के बारे में बात हो रही है, मोनोपोलिस्ट के बारे में बात हो रही है। जी मुकेश, हाँ स्नेहा शर्मा बताओ। समझ गया ना क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आ रहा, ओके। चलो भाई बताओ। द मोनोपोलिस्ट विल गो आउट ऑफ बिजनेस, द मोनोपोलिस्ट विल स्टे इन द बिजनेस, द मोनोपोली विल ब्रेक इवन, एनी ऑफ द अबव। अगर शॉर्ट रन में लॉस इनकर कर रहा है कोई, तो कुछ भी कर सकता है, बिजनेस छोड़ के जा सकता है, बिजनेस में रह सकता है, इस उम्मीद में कि आगे कंटिन्यू करेगा वो बिजनेस। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, एनी ऑफ द अबव। बिल्कुल बढ़िया आंसर। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 देखो। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 देखते हैं बचपाड़ी। टू ऑल 331 किड्स जो इस समय पढ़ रहे हैं, ऑल द बेस्ट। लगे रहो मुन्ना भाई, एक एक घंटे निपटाएंगे, जितने एमसीक्यूज कर पाएंगे सब करेंगे भाई। बहुत सारे एमसीक्यूज लेकर आए हैं हम आपके लिए, माइक्रो और मैक्रो दोनों के। आज माइक्रो, जब ये खत्म हो जाएंगे एक दो दिनों के अंदर फिर मैक्रो। ठीक है ना? आओ क्वेश्चन नंबर 24 पर। When output increases from 10 to 12 units, आउटपुट क्वांटिटी 10 से 12 हो गई। टीआर इंक्रीजेस फ्रॉम 300 टू 330, टीआर 300 से 330 हो गया। देन एमआर विल बी, कितना होगा एमआर? एमआर का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी।
चेंज इन टीआर कितना है 30, चेंज इन क्वांटिटी कितनी है 2, आंसर हो गया 15। कितना लल्लू क्वेश्चन दे दिया भाई बताइए। तो इसका आंसर हो गया 15। अब वो बच्चे जो TRN-1 करते 330 - 30 30 आंसर लिखकर चले आते, अरे भाई सुसाइड हो जाता वो। याद करो फॉर्मूला, क्वांटिटी 10 से 12 हो रही है, 10 से 11 होती तो वो सही होता ना भाई। सब बच्चे सही बताए यार, क्या बात है। चेतना, शिवानी, यशस्वी, मुकेश, बेहतरीन। आओ क्वेश्चन 25 पर आओ। ह्यूज सेलिंग कॉस्ट आर इनकर्ड इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट। ह्यूज सेलिंग कॉस्ट, बहुत तेज से सेलिंग कॉस्ट लगती है, बहुत एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्चा होता है। कौन सी ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट होती है सेलिंग कॉस्ट इनकर होती है? जल्दी से बताओ। परफेक्ट कंपटीशन में नहीं, मोनोपोली में बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बिल्कुल सही। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है याद करो, मैंने एग्जांपल दिया था। कभी आप ऐसे जूडियो में जाओ या कभी तुम ऐसा वेस्ट साइड में जाओ या शॉपर स्टॉप पे जाओ, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, तो दे आर हेविली इन्वेस्टिंग ऑन देयर मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सन। सो 25th का ए इज अ बिंगो आंसर। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर आते हैं भाई। देखो किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर आप जल्दी जल्दी एमसीक्यू करा रहे हो, ऐसा तो नहीं लग रहा। मैं भगा भगा के एक का पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, ऐसा तो नहीं कर रहा हूं ना। मैं आराम आराम से सोच रहा हूं ना, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ा दूं, रिलेट करके एमसीक्यू कर ले। 1000 एमसीक्यू करना नहीं है, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का। सब्जी बेचना है क्या यार? वो नहीं करने आए। वी आर डूइंग इट कि तुमको समझ में आता चले कि ये एमसीक्यू कैसे बना है बाबू, ठीक है ना। चलो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड इज -3। माइनस लॉ ऑफ डिमांड बताता है। इट शोज दैट व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 1%, डिमांड राइजेस बाय 3%। व्हेन प्राइस राइजेस बाय 1%, डिमांड फॉल्स बाय 3%। आइदर ए और बी, नाइदर ए और बी। अरे बताओ यार, हंसो मत भाई। क्या है माइनस? क्या बता रहा है? डिमांड फॉल हो रही है। तो व्हेन प्राइस राइजेस बाय 1%, डिमांड फॉल्स बाय 3%। समझ में आ गया? 26 क्वेश्चन भी कर लिया। और क्या ऐसा भी तो हो सकता है प्राइस फॉल्स बाय 1%, डिमांड राइजेस बाय 3%? तब भी हो सकता है ये केस। तो प्राइस की वजह से नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम? आइदर ए और बी। 26 में हम आंसर क्या लिख के आएंगे? आइदर ए और बी। आइदर ए और बी इज द करेक्ट आंसर। आया अजय भाई? आप देखो ना, व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 1%, प्राइस फॉल हो रहा है तो यहां पे भी नेगेटिव साइन आ गया। डिमांड राइजेस बाय 3%, डिमांड बढ़ गई 3% से। इस केस में भी माइनस कोफिशिएंट आ जाएगा। व्हेन डिमांड राइजेस बाय 1%, प्राइस राइजेस बाय 1%, बढ़ रहा है तो उसमें प्लस है। डिमांड फॉल्स है तो यहां माइनस का कोएफिशिएंट आ गया। मतलब दोनों केस में -3 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइदर ऑफ द अबव। क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन सीधा सीधा मिल गया आपको। आओ क्वेश्चन नंबर 27 देखो बेटा जी। जस्टिफाइड होना आंसर से। एक बच्चा बोला कितने, नहीं तो बुक सही कर लेंगे भाई। ऐसी क्या बात है, कौन सी बुक की बात कर रहे हो तुम? चलो भाई 27 पर आओ। द डिमांड फॉर मील्स एट अ मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक if the management of the restaurant is considering raising prices. It can expect relatively proportionally large fall in quantity demand, no change in quantity demand, proportionally small fall in quantity demand, infinite change in quantity demand. देखो भैया क्या है, द डिमांड फॉर मील्स एट अ मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक। अब इलास्टिक टर्म क्या बताता है? याद करो ना, डिग्रीज आओ। एक होता था परफेक्टली इलास्टिक, याद करना भैया, परफेक्टली इलास्टिक। इसको बोलते थे हम लोग ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक में क्या होता था? ईडी इक्वल टू 0। यूनिटरी इलास्टिक, जिसको इलास्टिक बोलते थे हम लोग, ये होता था ईडी इक्वल टू 1। इसका मतलब जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतना क्वांटिटी चेंज हो रहा है। तो भाई मतलब अब यहां देखो क्या आएगा इसका आंसर? प्रोपोर्शनली लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखो, फिर ये यूनिटरी हो गया, फिर आता था इलास्टिक डिमांड।
इलास्टिक डिमांड मतलब ईडी मोर देन वन, मतलब चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन चेंज इन प्राइस। याद है ना पांचों डिग्रीज। फिर क्या होता, इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक, उस केस में क्या होता था, चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन चेंज इन प्राइस। इलास्टिक डिमांड है मतलब प्राइस में थोड़ा सा चेंज, क्वांटिटी में बहुत सारा चेंज, तो प्रोपोर्शनली लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड होना चाहिए इसका आंसर। 27th क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बच्चा बोला कितने एमसीक्यू करवाएंगे, जितने 1 घंटे में हो जाएंगे भाई, 1-1.25 घंटे के अंदर। जितने क्वेश्चन के बाद आप ये ना बोलने लगो कि सर अब हमसे आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो रहा है, अब हम थक गए हैं, तब तक कराएंगे। 1 घंटा तो मिनिमम कराएंगे ही कराएंगे। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 28 देखो। 28 इफ इंक्रीजिंग एयर फेयर्स इंक्रीजेस revenue and decreasing them decreases revenue, then the demand for air travel has a price elasticity of, प्राइस बढ़ाओ डिमांड कम, प्राइस कम करो डिमांड बढ़ जाएगी, सेम बात है। जिसका भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। हो सकता है कभी लाइव की चैट पे ना देख पाऊं। 28 क्वेश्चन पर आ जाओ ना मेरे भाई। तो ये क्या हो गया, इफ इंक्रीजिंग फेयर्स मतलब 0 से ज्यादा और 1 से कम, 0 से ज्यादा और 1 से कम। हाँ बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अच्छा 0 मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब डिमांड चेंज ही नहीं होगी, तो ये गलत हो गया। इक्वल्स टू 1 मतलब क्या है, सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है। ग्रेटर देन 1 मतलब ज्यादा प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है ना भाई। आओ 29th पर। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रेज बाय 12%, बहुत ध्यान से देखना, प्राइस बढ़ रहा है 12% से, एंड ईडी इज -0.63, द एक्सपेंडिचर मेड ऑन द कमोडिटी ऑफ द कंज्यूमर विल। चलो भाई बताओ। ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन देखो भैया फटाफट से। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रेज बाय 12%, ईडी इज -0.63, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये निकालना है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, निकाल सकते हो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना आएगा, 0.63 इंटू 12% इज रेज बाय 12% टू 12, बताओ कितना आएगा। द एक्सपेंडिचर मेड, अब भाई ये बताओ प्राइस अगर बढ़ रहा है डिमांड कम हो रही है, अगर हम यहां से निकाल लें कितना आएगा, कैलकुलेटर खोल लो, 1 मिनट मेरी जान। 7.56%, ठीक है ना। परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड कितना है 7। अब देखो प्राइस पे ज्यादा चेंज, डिमांड में कम चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज। इस केस पे आंसर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर विल, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज रेज बाय 12%, ईडी इज -0.63, डिमांड फॉल हो रही है -7, द एक्सपेंडिचर मेड ऑन द कमोडिटी बाय कंज्यूमर। आहा, एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज हो रहा है, प्राइस बढ़ने की वजह से उस पर ज्यादा पैसे खर्चा होंगे। 29th का आंसर होगा बी पार्ट। अब ये पूछ रहा है, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में पूछ कर रहा है, तुम इसका जवाब दे रहे हो कि आगे चल के ये एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगा कि कम। बात समझ में आ रही है। एक बच्चा बोला कांसे पे टिक कर दो। बारह % से बढ़ा, डिमांड 7% से कम हुई, इंक्रीज होना चाहिए, बिल्कुल इंक्रीज होगा। क्योंकि प्राइस रिलेटिवली ज्यादा बढ़ रहा है, डिमांड रिलेटिवली कम कम हो रही है, इसलिए एक्सपेंडिचर बढ़ा।
जैसे कि मैं अगर अगर मैं इसका आसान भाषा में तुमको प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर रिलेशनशिप बताऊं, मान लेते हैं प्राइस 10 था, क्वांटिटी हुआ करती थी 100, 1000, तो खर्चा कितना होता था? 10,000। समझते हैं ना, इजी एग्जांपल लेकर समझते हैं, कोई जल्दी नहीं 100 क्वेश्चन करने की यार। देखो अब क्या बोला है, प्राइस बढ़ गया है 12% से, 12% से प्राइस बढ़ गया है तो क्या हो जाएगा, 10 रुपए का 12%, 1.2 रुपीज से बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा 11.2। डिमांड कम हो गई है 7.56% से, कम करते हैं डिमांड, आओ दिखाते हैं। 7.56, 1000 माइनस 7.56%, ये हो गया 924.4। अब खर्चा कितना हो रहा है 11.2, खर्चा हो रहा है 924.4 इंटू 11.2, खर्चा हो रहा है 10,353। तो टोटल एक्सपेंडिचर राइज हो रहा है। आप ऑलमोस्ट अपने आप सॉल्व करके देख सकते हो। बात समझ में आया? सर कैसे पता चलेगा डिमांड कम हो रही है? माइनस साइन सिग्निफाई कर रहा है उस चीज को, और प्राइस बढ़ता है तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से डिमांड कम होनी चाहिए। अब तुम्हारे सामने ये प्रूव होता हुआ दिख रहा है। समझ में आई बात? बात समझ में आई अभी सभी लोगों को? तो इसलिए इंक्रीज का ऑप्शन सही है, डिक्रीज सब बच्चों को देख के तुरंत आंसर लगाने का मन कर रहा था। अभी समझ में आया? इफ इट इज ओके पुट अ थम्स अप सो दैट वी कैन कंटिन्यू। जल्दी बताओ बेटा, जब तक किसी चीज को प्रूव ना कर दें तब तक कोई मतलब नहीं बनता है ना आगे बढ़ने का। अभी क्लियर है? समझ में आया क्यों बढ़ा? हैव आई प्रूव दिस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी इसमें? चलो ओके, सुंदर, बहुत बढ़िया। आओ अगले क्वेश्चन पर आओ, 30th क्वेश्चन। चलो भाई 30th पे क्लोज कर देगा पल्लव आज। 30th क्वेश्चन देखते। 30th विल बी लास्ट विच विल बी डूइंग टुडे। आओ भाई देखो, चलो भैया 30th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। What social function is served by profits in a capitalistic economic system? Taxes on profits support government programs. ठीक है, they provide an incentive for the reallocation of resources. Profits allow individuals to accumulate wealth and engage in capital investments. Profit results in higher levels of employment. What social function is served by profits in a capitalistic economic system? भाई देखो इसमें सारे ही ऑप्शन तुमको सही लग रहे हैं। टैक्सेस ऑन प्रॉफिट सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, बिल्कुल सही बात है। सोशल फंक्शन के बारे में बताना है, सोशल फंक्शन समझते हो? कोशिश करो कि अमीर और गरीब की दूरी कम हो जाए। दे प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब भाई इसमें तो सारा ही ऑप्शन सही लग रहे हैं यार। एक बच्चा बोल रहा है चाहे कुछ भी हो जाए, इसका ऑप्शन सी ही बोलना। प्रॉफिट अलाउ इंडिविजुअल्स टू एक्यूमुलेट वेल्थ एंड एंगेज इन कैपिटल, ये खुद के लिए है। सोशल फंक्शन है क्या? ये तो बिल्कुल ही आंसर नहीं होगा अजय भाई। सोशल फंक्शन है क्या? सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यस। अमीर और गरीब की दूरी कम करना, यस। अब प्रॉफिट्स रिजल्ट्स इन हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट कैन बी वन ऑफ द थिंग, इट कैन नॉट बी वन ऑफ द थिंग। तो ये भी ऑप्शन कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन ज्यादा रिलेटेबल 30th का बी ऑप्शन है। सर सारा क्वेश्चन लग रहा है एक जैसा ही है सर।
एकदम मुश्किल में पड़ गए सर। अरे नहीं अजय भाई, एक बच्चा बोला डी होना चाहिए, प्रॉफिट रिजल्ट्स इन हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये भी सही बात है, ये कंफ्यूज करने के लिए बढ़िया पॉइंट है। फिर सोशल फंक्शन इज सर्व्ड बाय प्रॉफिट्स इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, दे प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इज अ मच करेक्टेड ऑप्शन। अब एक बोला सर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी तो है, ये तो सोशलिस्ट में होना चाहिए, अमीर और गरीब की दूरी। सर इसमें तो मुझे डी ही सही लग रहा है, ये भी बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। एक बच्चा कह रहा है मुझे ई लग रहा है, एक बच्चा बोला व्हाई नॉट ए, टैक्सेस ऑन प्रॉफिट सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। ये भी बिल्कुल ठीक है, पर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है, ये भी बहुत हद तक सेम है। मगर अगर आप इसमें से क्या आंसर आप टिक करके आते, मेरे हिसाब से ये मैं इस पे टिक करके आता बी ऑप्शन। बहुत हद तक, बहुत हद तक सारे ही। और अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में मिला जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सेम ही लग रहे हैं, अवॉइड करो, अवॉइड करो। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? क्लियर? एक बच्चा बोला है जय माता दी सर, कुछ तो होगा ही। अब एक काम करो, एप्लीकेशन पर जाओ और ये पूरी फाइल डाउनलोड कर लो, मैं अभी अपलोड कर देता हूं, सो दैट रात में बैठकर किसी बच्चे का एमसीक्यू लगाने का मन करे तो कर लेना। बात समझ में आ रही है? चलो अब मिलेंगे कल। चलो भैया, बाय बाय क्लास, टेक केयर।